सर प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हमारा विषय दिलचस्प है। दिलचस्पी यूं तो इस विषय के संदर्भ में पिछले एक हफ्ते से पूरे देश की बनी हुई है। हमारा आज का विषय है दिखाया दम या निकला दम। संदर्भ पंजाब में सरकार का परिवर्तन। इसमें किसने दम दिखाया और किसका दम निकल गया, ये अपने आप में सवाल है। क्या कांग्रेस हाईकमान ने अपना दम दिखाया या उसका दम निकल गया इस परिवर्तन को करने में? कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपना दम दिखाया या उनका दम निकल गया इस सियासत में? जानने में दिलचस्पी इस बात की भी है कि नवजोत सिद्धू इस पूरे खेल में अपना दम दिखा पाए या उनका दम निकल गया इस पूरे खेल को कराने में। भाजपा के हिस्से में क्या आया और आगे की सियासत में क्या कुछ आ सकता है, इसी पर हम बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि जिस कांग्रेस पार्टी के प्रभारी महासचिव हरीश रावत ने 2 हफ्ते पहले ही कहा था कि अगला चुनाव कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में होगा, वो अमरिंदर सिंह अगला चुनाव तो छोड़िए, चुनाव की घोषणा होने से पहले ही घर पर क्यों बिठा दिए गए, जानने में दिलचस्पी है। दूसरे जानने में दिलचस्पी यह है कि जिन हरीश रावत ने अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव की बात कही थी, वहां पर मुख्यमंत्री के तौर पर चेहरा बने हुए चरणजीत सिंह चन्नी की शपथ भी ठीक से ना हुई कि उससे पहले हरीश रावत का बयान आ गया कि अगले चुनाव के अगुवाई नवजोत सिंह सिद्धू करेंगे। तो फिर चरणजीत सिंह चन्नी करेंगे क्या, जानने में दिलचस्पी। तीसरी दिलचस्पी इस बात में भी है कि आखिर कांग्रेस हाईकमान ने वाकई अपना रसूख दिखाया, अपना दम दिखाया या उसका दम निकल गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह का इस्तीफा ले पाए, यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन नया मुख्यमंत्री चुनने के संदर्भ में जिस प्रकार की फजीयत कांग्रेस पार्टी के होते हुए दिखी, उस पर सवाल है। अंबिका सोनिया गांधी की बेहद करीबी, वो सार्वजनिक रूप से बयान दे रही हैं कि मुझे मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया गया है और मैंने ठुकरा दिया है, मैंने अस्वीकार कर दिया है। दूसरा नाम आया सुनील जाखड़ का। शाम होते होते सुखविंदर सिंह रंधावा के नाम पर सहमति बनी। फिर खबर आई कि नवजोत सिद्धू को ऐतराज हो गया और आखिरी में चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर सहमति बनी। 4th चॉइस या 5th चॉइस या 6th चॉइस चरणजीत सिंह चन्नी के भरोसे में क्या पंजाब की जनता अपनी 4th चॉइस जाहिर करेगी, जानने में दिलचस्पी। तो कुल मिलाकर किसका दम निकला और किसने दम दिखाया, इसी पे बात करेंगे। कई खास मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, जो देश में चर्चा का विषय बने पंजाब की सियासत पर हमारे साथ बात करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। जिस प्रकार की प्रतिस्पर्धा है, जिस प्रकार की एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है, उसी को समर्पित हमारा आज का विचार सूत्र है। हमारा विचार सूत्र यह कहता है, प्राय समान विद्या परस्पर यशः पुरोभागा। अर्थात प्राय समान विद्या वाले लोग एक दूसरे के यश से ईर्ष्या करते हैं। कालिदास ने यह विचार दिया था। तो कुल मिलाकर राजनीति में लोग एक दूसरे की प्रगति से अमूमन प्रसन्न कम, ईर्ष्या ज्यादा करते हैं। जो लोग एक राय थे कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, उनको एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए पिछले 24 घंटे में हमने देखा। वो जो अमरिंदर सिंह के हटाने के संदर्भ में एक राय थे कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो सब नए मुख्यमंत्री के संदर्भ में खुद ही दावेदारी ठोकते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, ऐसा कालिदास जी ने हमें विचार सूत्र के तौर पर दिया है। इसकी रोशनी पे आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ उदय सिंह राठौड़ जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ अमनजोत कौर रामू वालिया जी हैं, जो प्रवक्ता है पंजाब भाजपा की। डॉक्टर संजीव शर्मा आम आदमी पार्टी की ओर से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ है। एक बेहतर संभावना इस बार फिर प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर आम आदमी पार्टी के संदर्भ में देखी जा रही है। और साथ ही अपनी बात बेबाक कहने के लिए राजनीतिक विश्लेषक निशांत वर्मा जी एक लंबे अंतराल के बाद फिर हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत उदय सिंह राठौड़ जी से ही करते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि कुल मिलाकर कांग्रेस में ऐसा महसूस कर रहे थे पूरे देश में लोग कि किसान आंदोलन के चलते उपजी हुई परिस्थितियों में शायद पंजाब ऐसी जगह जहां कांग्रेस के लिए चुनौती नहीं रहेगी। भाजपा बर्दाश्त नहीं हुआ आपको चुनौती के बगैर रहना, इसलिए खुद एक दूसरे को चुनौती देने लगे और अब चरणजीत चन्नी पर आकर ठहरे हैं। क्या सोचते हैं राठौड़ जी, बात बन गई, अब ठहर गया सब कुछ, सबने अपना दम निकाल दिया, सबका दम निकल गया, अब शांति रहेगी? जी राठौड़ जी, उदय सिंह जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राठौड़ जी से हमारा संपर्क शायद नहीं
रह गया है। मैं पीसीआर टीम से आग्रह करूंगा कि वो उन्हें जोड़े। लेकिन मैं अमनजोत कौर रामूवालिया जी के पास चलता हूं और उनसे ही समझने की कोशिश करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों में भाजपा ने केवल इतना दम दिखाया है कि जिन कैप्टन अमरिंदर सिंह को निशाने पर रखती थी भाजपा, अब उनके यहां पर हल्दी चावल भेज रही है, आप हमारे पास आ जाइए। मास्टर मोहन लाल जी खुला प्रस्ताव दे रहे हैं। तो थोड़ा आपसे समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा हुआ जो भाजपा का एक सियासी पैतरा कांग्रेस ने क्या चला, दम निकल गया, और जिन कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बयान जारी करते हुए आप नहीं थकते थे, उन्हीं के भरोसे पे अब आप अपनी संभावनाएं देखने लगे। सबसे पहले तो मैं रणजीत सिंह चन्नी जी को बधाई देना चाहती हूँ जी। पंजाब के लिए ये आज एक नया मोड़ है कि भाजपा ने तो पहले ही कहा था कि हम ऐसी मुख्यमंत्री बनाएंगे, और चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस ने बना दिया है जी। मेरा ख्याल है यहाँ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है जी, ऐसी वे सब हमारे बहन भाइयों, और जो सियासत है वो सारी ही, और आम आदमी पार्टी ने भी बोला था कि हम बनाएंगे मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम अकाली दल बनाएगा, सारी सियासत एससीओ पे ही खेली जाए जी। और पर जो भी ये डॉक्टर द्विवेदी जो कांग्रेस ने चन्नी जी को चुना है जी, वहाँ और भी ऐसी थी। हमारे तो भाई है, हम तो उनको मुबारकबाद दे दी, और हमें हमारा पर्सनली उनसे कुछ नहीं है जी। पर जैसे उनके ऊपर कुछ इल्जामात भी आए हैं पहले जी, उनके ऊपर एक आईएएस अधिकारी को छेड़छाड़ का इल्जाम जो औरतों के लिए में औरत, इसलिए ये बहुत ही ना बर्दाश्त करने वाली बात थी जी। इनकी जो वुमेन कमीशन विंग की चेयरपर्सन है मनीषा गुलाटी, वो कहती थी कि मैं चौक में बीच में बैठ के धरना दूंगी अगर इसको कार्रवाई न की गई। पर अब देखो सभी का चक्कर कि वही आदमी मुख्यमंत्री बन गया आज जी। मेरे ख्याल है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो औरतों के लिए बहुत ज्यादा वो खड़े रहते हैं कि हम औरतों के पक्ष में हैं, तो आज उन्होंने ये बात ध्यान में क्यों न रखी, क्योंकि वहाँ कल्ले चन्नी साहब भी और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसी कैंडिडेट जो उनको मुख्यमंत्री बना जाना चाहिए था जी। और मेरा ख्याल है कांग्रेस की हमेशा नीति रही है कि वो पहले एससी को यूज करते जी। जैसे आपने देखा होगा 2003-4 में भी उन्होंने महाराष्ट्र में सुष्मिता सुंदर जी को सीएम बनाया, और बाद में बालराव जी देश मुखर्जी को बना दिया, और राजस्थान में उन्होंने जगन्नाथ पहाड़िया जी को मुख्यमंत्री बनाया और बाद में शिवराज जी को बना दिया। ये इनकी हमेशा ही नीति रही है। और इनके प्रभारी हरीश रावत जी ने कहा है कि ये हमने 2-4 महीने के लिए है, बाद में हम जो सिद्धि को लेके ही इलेक्शन लड़ेंगे। ये बात इनके पुराने प्रधान जाखड़ साहब ने भी बोली है कि हम ये 2-4 महीने के लिए है और बाद में हम नवजोत सिद्धू के नाम पे ही चुनाव लड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है ये कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट ही किया जा रहा है एससीओ को और हमारी इस कम्युनिटी को। कोई इनका पूरा पक्का इरादा नहीं है। कोई पक्का इरादा नहीं है। अमनजोत कौर जी, आपने पूरा मुद्दा दे दिया कि चरणजीत सिंह चन्नी के माध्यम से कांग्रेस ने दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश की है और ये सही चयन नहीं है, ये आपने बता दिया। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था, आपने तनिक कोशिश भी उस सवाल तक पहुंचने की नहीं की। मेरी इस बात को जानने में दिलचस्पी है कि क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बतौर मुख्यमंत्री इतना बेहतर काम किया, इतना अच्छा काम किया, इतने जनहित के फैसले लिए जिसके चलते आप उनके लिए कालीन बिछा रही हैं। आपके नेता प्रस्तावित कर रहे हैं भाजपा में आ जाइए, भाजपा में आपका सम्मान रहेगा, स्थान रहेगा। जानने में दिलचस्पी इस बात की है कि कल तक खलनायक समझे जा रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह भाजपा की निगाह में अचानक नायक में तब्दील क्यों हो रहे हैं, कुछ कहेंगी? ऐसा कुछ है नहीं है, पर मैंने तो सुना नहीं, पर आपके माध्यम से ही मुझे भी पता चला है।
अगर ऐसा है तो अभी मेरा ख्याल टू अर्ली टू से एनीथिंग, पर मेरा ख्याल ये बात है नहीं। मास्टर मोहन लाल पूर्व मंत्री खुलेआम टीवी पर बयान दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, सारे राष्ट्रीय चैनल उस खबर को चला रहे हैं, पर अमूवाली जी का कहना है कि अभी तक उनकी निगाह में आया ना, एंड इट इज टू अर्ली। मैं एक बार फिर उदय सिंह राठौड़ जी के पास जाने की कोशिश करता हूं। राठौड़ साहब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी जी। तो राठौड़ साहब, आपसे जानने में दिलचस्पी है कि कुल मिलाकर इस पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस का दम निकल गया या कांग्रेस ने दम दिखा दिया? जानने में दिलचस्पी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के संदर्भ में 2 हफ्ते पहले प्रभारी महासचिव हरीश रावत बोल रहे थे उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, वही हमारा चेहरा होंगे। चुनाव घोषित नहीं हुए उससे पहले चेहरा बदल गया। कांग्रेस हाईकमान ने जिन नामों को पसंद किया वो नाम एक एक करके आप लोगों ने खारिज कर दिए। अंबिका सोनी, उन्होंने हाथ जोड़ लिए, मुझे बख्श दो। सुनील जाखड़, सुखजिंदर सिंह रंधावा और आखिरी में चरणजीत सिंह चन्नी, बीच में सिद्धू जी की भी दावेदारी खारिज हो गई। आपसे जानना चाहता हूं, कुल मिला के क्या साबित किया कांग्रेस ने इस पूरे घटनाक्रम के माध्यम से? देखिए हिमांशु जी, ना तो इसमें कोई हारने वाली बात है और ना ही इसमें कोई जीत की बात है, ना ही दम निकलने की बात है, ना ही दम दिखाने की बात है। जी देखिए, जो कांग्रेस पार्टी है एक जातिवाद से हटकर धर्मनिरपेक्ष पार्टी है और कांग्रेस के अंदर जो भी फैसला होता है वो विधायक, मंत्री और जो भी कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, पार्टी हाईकमान है, वो मिल बैठ के फैसला करते हैं कि क्या करना चाहिए आज के समय में। जी। और मुझे आज मैं आम आदमी पार्टी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और मैं बीजेपी की भी बयानबाजी जो मैंने देखी है, जो आपने बात कही जी कि ये कल तक कैप्टन साहब को खलनायक बताने वाले ये लोग, आज कैप्टन साहब के लिए इनके मन में इतनी हमदर्दी आ गई। ये कौन सी इनके पास वॉशिंग मशीन है, कौन सी मशीन ऐसी है कि जो कांग्रेस से ये निकाल के वो खलनायक को ये नायक बना देते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे वो कर्नाटक की बात हो, चाहे वो सिंधिया साहब की मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे गोवा की बात हो, चाहे पांडिचेरी की बात हो। और ऐसे ऐसे लोग जिन लोगों के ऊपर बहुत बड़े बड़े इल्जाम थे, वो बीजेपी में जाके एक से साफ सुथरे छवि वाले लोग बन गए। ऐसा कौन सा फार्मूला इनके पास है? पहले तो मैं मैडम से ये सवाल करता हूँ जी। दूसरा, जो आपने कहा कि कांग्रेस, देखिए कांग्रेस एक देश की सबसे पुरानी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, अच्छे बुरे समय हर पार्टी पर आए हैं जी। आम आदमी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी के जितने कद्दावर नेता थे, जब ये जोड़ी मोदी जी और शाह जी की जोड़ी आई है, तो उसके बाद क्या वो कद्दावर नेता, क्या वो खलनायक बन गए जी? ये एक पार्टी में एक चेंजिंग का, हर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसमें एक सिस्टम है कि नए लोग आते हैं, पुराने लोग जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने दम दिखाया, किसी ने दम नहीं दिखाया। आप ये देखिए, आज से पहले तो पार्टी हाईकमान को ये कहा जा रहा था विपक्षी दलों के द्वारा कि ये खास तौर से भाजपा की बात मैं कहूंगा कि पार्टी जो हाई कमान है, आला कमान है, और वो अपना डिसीजन नहीं ले पाती जी। अगर पार्टी ने आज डिसीजन लिया है कि आज की तारीख के अंदर जो जनता की आवाज थी या मंत्री विधायक जो संगठन के लोग थे उनकी आवाज थी कि नेतृत्व के अंदर पंजाब के अंदर परिवर्तन चाहिए जी। अगर वो पार्टी ने आज किया है तो आज भी इनको एतराज है। अब मुझे बताइए, भाजपा की प्रवक्ता कह रही है इन्होंने गुजरात के अंदर क्या किया है जी? इन्होंने उत्तराखंड के अंदर 3-4 सीएम बदल दिए। अभी तो करीबन वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं, 7-8 महीने का समय है, गुजरात में भी इलेक्शन आने वाले हैं। तो ये कोई वोट कार्ड नहीं खेला, पार्टी का सबकी सहमति से। अगर जाखड़ साहब के ऊपर सहमति नहीं हुई, अंबिका जी ने डिनाई कर दिया, वो नहीं चाहती थी, लेकिन अगर कहीं सहमति नहीं बनी तो ये मैं समझता हूँ फिर वही बात आती है कि पार्टी के अंदर कोई अंदर के जो लोकतंत्र है उसकी विजय हुआ है। आज के जो पार्टी के विधायक, मंत्री या पार्टी के संगठन के लोग चाहते थे उस आदमी को बनाया गया है। और दलित कार्ड की ये बार बार लोग बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोगों ने पहले बोला था? बीजेपी ने बोला कि दलित बनना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने बोला, अकाली दल कह रहे हैं कि जो डिप्टी सीएम होंगे वो दलित समुदाय से होंगे। मैं कहता हूं कि चन्नी जी चौथी बार इस बार विधायक हैं और आप ये देखिए कि उनकी जो काबिलियत क्या है। जो आदमी आज की डेट में भी इस एज में जाके पीएचडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, क्या सिर्फ एक ही काबिलियत है कि वो दलित है?
राणा साहब ने कई सारी बातें कह दी, लेकिन मेरे सवाल कुछ और पृष्ठभूमि के साथ है। दम दिखाने और दम निकलने के संदर्भ में कैप्टन अमरिंदर सिंह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए, राहुल गांधी दिल्ली से चलकर आ गए और कैप्टन अमरिंदर चंडीगढ़ में रहते हुए भी कुछ मीटर की दूरी तय करने को तैयार नहीं हुए। दिल के स्तर पर इस दूरी को लेकर क्या करेंगे आप, कैसे पाटेंगे, सवाल है। दूसरा सवाल आपके संदर्भ में इस बात को लेकर, आपने स्वयं कहा विधायक, मंत्री और जनता परिवर्तन चाहती थी, पार्टी ने परिवर्तन कर दिया, पर 4.5 साल की नाकामी आपके प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू सड़क पर चिल्ला चिल्लाकर बताते हैं कि हमारी सरकार किस कदर नाकारा और नाकाम रही। क्या जनता इस परिवर्तन के आधार पर आपकी गुनाहों को माफ कर देगी? दूसरा सवाल, दोनों सवालों को उत्तर आपसे मिले तो फिर मैं डॉक्टर संजीव शर्मा जी के पास चलूं। देखिए, जहां तक आपने कहा कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी में हैं और कांग्रेस पार्टी के एक कद्दावर नेता है जी। पार्टी ने उन्हें बहुत कुछ दिया, उन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया जी। और मैं ये समझता हूं कि संगठन बहुत बड़ी चीज होती है। सबसे पहले पार्टी होती है, उसके बाद नेता का चेहरा होता है, कोई भी पार्टी हो। ये जो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, आज बी लाइन, सी लाइन बीजेपी के जो लीडर हैं उनकी हालात देखिए, आज वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। कम से कम कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र इतना आज की तारीख में भी है कि कम से कम जो विधायक हैं, जो जिला अध्यक्ष हैं या संगठन के लोग हैं या मंत्री हैं, वो अपनी बात तो कह सकते हैं। उन बातों को मद्देनजर में रखते हुए कैप्टन साहब को हटाया गया, कैप्टन साहब ने रिजाइन दिया और मैं ये समझता हूं कि ये बदलाव है, ये हर पार्टी में आता रहता है, जाता रहता है। ये जो सार्वजनिक पद होते हैं किसी की जायदाद नहीं है, ये कोई भी आगे काम आएगा, काम करेगा, पार्टी में बदलाव होगा तो चेंजिंग आते रहेंगे। अडवाणी साहब कहाँ है, जोशी साहब कहाँ है, बीजेपी के पुराने लोग कहाँ है? और जो मैं कहता हूं कि आम आदमी पार्टी जो एक आंदोलन से खड़ी हुई, उसके जो पुराने लोग थे, जिन लोगों ने पार्टी को खड़ा किया, योगेंद्र यादव जैसे लोग, कुमार विश्वास जैसे लोग, वो कहाँ पे हैं? छोटेपुर साहब, अगर आप पंजाब की बात करें, पंजाब के जो लीडर्स हैं जिन्होंने पार्टी के लिए मेहनत की, पार्टी के लिए संघर्ष किया, वो लोग कहाँ हैं? तो ये बदलाव आता है। राजनीति जो है अनिश्चितताओं का खेल है, तो इसमें कोई भी चीज हम लोग कह नहीं सकते कि कोई चीज परफेक्ट होती है। तो मेरा मानना यही है कि आज बदलाव हुआ है और इस बदलाव को जनता कबूल करेगी और आने वाले समय में इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के बाद हम देखेंगे क्या हो रहा है। तो राठौर साहब का कहना है कि हमने तो बदलाव कर दिया, अब देखेंगे जनता क्या करेगी। लेकिन क्या डॉक्टर संजीव शर्मा इस बदलाव से खुश है? क्या ये अपने आप में कांग्रेस की स्वीकारोक्ति है, संजीव शर्मा साहब, कि हमारी सरकार 4.5 साल में ठीक काम नहीं की और इसके लिए दोषी कैप्टन अमरिंदर थे, क्योंकि नेतृत्व कर रहे थे, देखो हमने हटा दिया, जनता इतने में खुश हो जाएगी, एक बार फिर मौका दे देगी? क्या मानते हैं डॉक्टर संजीव आप? देखो, सबसे पहले तो मैं चरणजीत चन्नी जी को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा जी कि उनको इतनी अहम जिम्मेवारी जो कांग्रेस सरकार ने दी है जी। तो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि सबसे पहले आम आदमी पार्टी ने कैप्टन साहब का रेजिग्नेशन मांगा था जब ये एक मेगा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का स्कैम हुआ था 2 साल 2.5 साल पहले। और कैप्टन साहब के टेन्योर में उनके कुछ ब्लू आइड बॉयज, कुछ मिनिस्टर्स ऐसे रहे हैं जो उनके ब्लू आइड बॉयज है। उनमें साधु सिंह धर्मसोत जो सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे, और उसके डिपार्टमेंट के आईएएस ने कहा कि इसमें साधु सिंह धर्मसोत पर 50 करोड़ से ज्यादा का स्कॉलरशिप स्कैम है जी। लेकिन कैप्टन साहब ने आंखें बंद कर ली, कान बंद कर लिए और एक बात नहीं आम आदमी की सुनी कि इतना बड़ा एससी स्टूडेंट्स के लिए 2 लाख से ज्यादा एससी स्टूडेंट्स जिससे अफेक्ट हुए थे। एससी स्टूडेंट्स कुछ ऐसे थे जिन्होंने डिग्रीज पास कर ली थी, लेकिन उनको उनके कार्ड्स नहीं मिल रहे थे बिकॉज उनके टर्नओवर का सरकार ने पैसा जमा नहीं करवाया था। सो पहली बार 2 साल पहले हमने मांगी थी, लेकिन कैप्टन साहब ने आंखें मूंद ली। और चन्नी जी भी ऐसे ही ब्लू आइड बॉय थे, जैसे मैडम ने बोला कि 2018 में एक आईएएस ऑफिसर एलिगेशन लगाती है कि भाई ही इज सेंडिंग मी इंडिसेंट टेक्स्ट मैसेजेस जी। और कैप्टन साहब ने आके फॉरेन से आके वापस आके
एक पैचअप करवा दिया, उसकी ऑफिसर की कंप्लेंट है जो उसको स्टैंड स्टिल करवा दिया। और पिछले 6 महीने से जब ये दोनों ग्रुपों में झगड़ा चल रहा था तो कैप्टन साहब ने एक बार फाइल दोबारा खुलवा दी, क्योंकि चन्नी जी दूसरे ग्रुप में चले गए। तो जो मैडम ने कहा वो केस जो है छेड़छाड़ वाला वो अभी भी चल रहा है। और बाकी बिजली के मुद्दे पे कैप्टन साहब ने बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किए थे अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में। ये कहा था कि भाई मेरे टर्नओवर में आपको पंजाब में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी 5 रुपीज पर यूनिट, लेकिन पंजाब में कितने पे मिल रही है? 10 रुपीज पर यूनिट पे। और 1.5 साल कोविड के 1.5 साल में पंजाब के लोगों को क्या चाहिए था कि कैप्टन साहब आते। कैप्टन साहब इज लाइक फादर ऑफ पंजाब। वो आके कोरोना वॉरियर को थापी देते, पेशेंट्स का हाल चाल पूछते। लेकिन वो एक मैं एग्जांपल देता हूं कि अब हम मीडिया पे बात कर रहे हैं, जलंधर इज द मीडिया कैपिटल ऑफ पंजाब, और ये आज तक का रिकॉर्ड है कि सिर्फ उन्होंने 2 विजिट्स जलंधर में किए बहुत पहले, और अपने पैलेस से निकले नहीं। अब 1.5 साल के कोविड के बाद जब इंडस्ट्रीज दोबारा चलनी शुरू हुई, 3 दिन का कंपल्सरी लॉकडाउन कर दिया बिकॉज कटडाउन शुरू हो गए। बिकॉज उन्होंने एक प्रॉमिस ये भी किया था कि हमारी सरकार में जो 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट्स हैं उनके साथ जो हमारा करारनामा है वो मैं आऊंगा, मैं वो कैंसिल कर दूंगा। लेकिन आरटीआई में पाया गया कि इन तीनों थर्मल प्लांट से बहुत मोटा चंदा लिया गया इलेक्शन का, और इसलिए संजय मैं बीच में आपको रोकने के लिए माफी चाहता हूं। आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है जैसे आप बड़ा संतुष्ट हैं इस फैसले से। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बड़ा सही फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर लगातार विफलताओं के स्मारक बना रहे थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने एक ठीक फैसला लिया है। तो आपकी बातों से ऐसा ध्वनि होता है। क्या आप मानते हैं कि इस फैसले से कांग्रेस पार्टी को अब लाभ होगा? क्योंकि आप बता रहे कैप्टन अमरिंदर तो कितने विफल किस्म के कप्तान थे, कितने नाकाम मुख्यमंत्री थे, एक सवाल। और दूसरा ये कि आप चरणजीत सिंह चन्नी के संदर्भ में वो एक आईएएस ऑफिसर ने कोई आरोप लगाया तो उसका उल्लेख कर रहे हैं। रामू वलिया मैडम भी इसी बात का उल्लेख कर रही थी, पर आप दोनों लोग बधाई भी दे रहे हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बना दिया तो ऐतराज है, वो मुख्यमंत्री बन गए तो ऐसे मीटू के आरोप लगे हुए आदमी को बधाई देने पे आपको ऐतराज नहीं है। थोड़ा दोहरा जैसा लग रहा है। समझना चाहता हूं, या तो आप दम से कहते हैं कि हमें ऐतराज है, मैं बधाई देता हूं चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनने की, मैडम भी बधाई दे रही हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अरे कांग्रेस ने कैसे आदमी को बना दिया। थोड़ा समझ नहीं आ रहा, थोड़ा रोशनी देंगे दोनों चीजों पे। नहीं, और अफसोस करें चन्नी के बनने पे। 4.5 साल में जो कैप्टन साहब ने अचीव कर सका, हम खुश हो गए अगर ये 4 महीने 5 महीने में कर देंगे। जो अपने इलेक्शन वादे जो इन्होंने किए हैं जी, अगर वो पूरे कर देंगे तो फिर एक बार बधाई इनको और देंगे जी। मेरे को तो यही कहना है जी। तो बधाई देंगे, जो बचे हुए वादे हैं उन्हें पूरा कर दें। मैं निशांत वर्मा जी के पास आता हूं। निशांत वर्मा जी लगातार इस मुद्दे पर सक्रिय थे, उनसे समझने की कोशिश करता हूं कि इस पूरे घटनाक्रम से क्या कांग्रेस ने कुछ हासिल किया? क्या नवजोत सिंह सिद्धू को कुछ हासिल हुआ? क्या विपक्षी पार्टियों को कुछ हासिल हुआ? और कुल मिला के कैप्टन अमरिंदर अब कहां खड़े? आपकी समीक्षा निशांत जी। डॉक्टर साहब, सबको सुना मैंने। शुरुआत करूंगा भारतीय जनता पार्टी से। एक कहावत है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, पंजाब के सिलसिले में कहूंगा भाजपा के लिए बेगानी शादी में मोदिल्ला दीवाना जी। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए मैं कहूंगा कि आप करे तो रासलीला, कोई और करे तो कैरेक्टर डीला। यहां से मैं शुरुआत करना चाहता हूं अपने वक्तव्य की कि आप दोनों जो इस समय कांग्रेस के विपक्ष हैं पंजाब में, भाजपा और आम आदमी पार्टी, आप चन्नी साहब के बारे में जो कह रहे हैं मैं वहां से शुरुआत करता हूं। और जैसा मैडम रामू वालिया भारतीय जनता पार्टी तो कसीदा पढ़ रही थी कि ऐसा व्यक्ति वैसा व्यक्ति। मैडम आप जानती उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है भारतीय जनता पार्टी का? आरोप नहीं, कितने संगीन आरोप हैं। और आप एक आरोप को गिना करके भारत के नेशनल चैनल के ऊपर आप छीटाकशी कर रही हैं। अगर मैंने फर्रा निकाला पढ़ने के लिए योगी आदित्यनाथ का तो प्रोग्राम खत्म हो जाए। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी, आपको मैं बता दूं, आप तो माफी वीर लोग हैं, सब पे लांछन लगाते हैं, उसके बाद माफिया मांगते हैं। बस स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की माफी मांगनी बाकी। लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पे याद रखे कि जो 2017 में आपकी परफॉर्मेंस पंजाब में थी वो 2021 में आकर के रह गई है मात्र 1.4% वोटर टर्नआउट आपके फेवर। भारतीय जनता पार्टी को मैंने मोदिल्ला दीवाना क्यों कहा?
क्योंकि आपकी तो कोई जमीन ही नहीं है पंजाब के अंदर। जो आपके साथी थे अकाली दल, वो आपका तिरस्कार करके छोड़ करके चले गए हैं कि देखिए किसानों के साथ आपने ये किया, हमारी जमीन खिसक रही है। याद रखिए 1920 की बनी अकाली दल, जो कि आरएसएस से भी पहले बनी थी, वो आपको छोड़ के चली गई। बात आती है कि जिस तरीके से दम निकला, किसका दम निकला, डॉक्टर हिमांशु साहब जी, क्या कर्नाटका में येदियुरप्पा को हटाने की वजह ये थी कि भाजपा का दम निकल गया था? क्या उत्तराखंड के 3 मुख्यमंत्री इसलिए बदले गए क्योंकि दम निकल गया था भाजपा का? क्या आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा को इसलिए बनाया कि उससे पहले वालों का दम निकल गया था? क्या मोदी साहब ने अभी हाल में उत्तर प्रदेश को नजर में रखते हुए जो SC ST OBC वालों को इतने सारे कैबिनेट में और बाकी MOS बनाए, क्या मोदी साहब का दम निकल गया था? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कई वर्षों पहले आज स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण, जो कि एक शेड्यूल्ड कास्ट थे, उनको राष्ट्र अपने प्रेसिडेंट बनाया भाजपा का, और बाद में उनसे पैसे लेकर के कन्विक्ट हुए तो निकाल दिया? क्या वो एक दम निकल गया था? आप दलित SC ST की बात कर रही थी मैडम रामू वालिया जी, भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के साथ यही खेल खेला। जहां तक बात आती है जाति प्रथा की, आपने गुजरात में एक पटेल को, आप जानते हैं पटेल कौन है? इस प्रोग्राम के बाद जाके ढूंढिएगा पटेल जाति कौन सी होती है। वैसे तो हर पाटीदार मतलब जिसके पास जमीन है खेती करने की वो पटेल होता है, लेकिन गुजरात में पटेल मतलब कौन सी जाति का होता है, उसको क्यों बिठाया, क्यों एक जैन रूपाणी को हटाया? ये सारी की सारी राजनीति आप पूरे देश में करते हैं भाजपा वाले, और आम आदमी पार्टी यहां बैठ करके गिना रही है कि 5 रुपया का बिजली और इतने का पानी। अरे भाई साहब, दिल्ली में श्री अरविंद केजरीवाल की सरकार सर्वाधिक टैक्स लेने वाले राज्यों में से एक है। आप जानते हैं कि आप वो फ्री पानी फ्री बिजली का जो ढकोसला करते हैं, उसके बदले में दिल्ली और दिल्ली के लोगों और दिल्ली आने वालों से कितना टैक्स वसूलते हैं? नथिंग इज फ्री, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ फ्री लंच। और आप पंजाब में 1.4% पे आके अटक गए। आप कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात करते हैं कि 4.5 वर्ष में उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कहां थे आप दोनों पार्टी वाले, आप और भाजपा वाले 4.5 वर्षों में? कहां थे आप स्कैम गिनाने वाले अमरिंदर सिंह के, जो आज 2018 के स्कैम गिना रहे हैं? क्या आप दोनों में से किसी की हिम्मत हुई कि मध्य प्रदेश जाके व्यापम के नाम पे शिवराज सिंह साहब के सामने बैठ जाए? नहीं, आप ये छोटी छोटी राजनीति जो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ओपनिंग वक्तव्य में डॉक्टर साहब इतना ही कहना चाहूंगा, निशांत जी, मैं लेकिन आपके ओपनिंग वक्तव्य को इतने पे खत्म करने के पक्ष में नहीं हूं। आपने आम आदमी पार्टी को भी निशाने में ले लिया, आपने भारतीय जनता पार्टी पर भी काफी मेहरबानी कर दी, पर क्या हुआ ऐसा जिसमें कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में स्वयं हरीश रावत जी ने बताया था अगला चुनाव का चेहरा कैप्टन अमरिंदर होंगे, प्रभारी महासचिव। वो कैप्टन अमरिंदर चुनाव की घोषणा होने से पहले घर बिठा दिए गए। वो कैप्टन अमरिंदर जिनके संदर्भ में माननीय उदय सिंह राठौड़ जी बता रहे हैं कि पार्टी ने बहुत कुछ दिया, उन्होंने पार्टी को बहुत कुछ दिया, वो सार्वजनिक रूप से बयान दे रहे हैं मेरा अपमान किया गया। थोड़ा इस पर भी तो कुछ रोशनी दीजिए, क्या हो गया ऐसा? बिल्कुल, इसमें मैं 2 बातें रखना चाहता हूं। इसी को लोकतांत्रिक व्यवस्था कही जाती है, जहां पे दुख लगे तो बोल देना, खुश हो तो बोल देना। लेकिन याद रहे, यही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फरवरी 2017 में एक रैली में चुनाव के समय कहा था कि ये यानी कि 2017 का चुनाव पंजाब असेंबली का मेरी आखिरी बैटल है, आखिरी चुनावी बैटल है। यानी उसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ने वाले थे। ये बात तो पहले से क्लियर है, बदलाव आने हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि जब गुजरात, आसाम, कर्नाटका में होता है तो दम नहीं निकलता। वहां पे कहते हैं कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए हमने SC ST OBC और ये देखते हुए बदलाव किए, और दूसरे का कहीं पे अगर नाम आता है तो फिर हम उसके अंदर दम निकलना, दम करना कहते हैं। ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जहां पे प्रदेश कांग्रेस का जो भी होता है अध्यक्ष और उसकी टीम, वो निर्णय लेती, प्रभारी निर्णय नहीं लेता। आपने हरीश रावत जी के लिए सवाल किया, हरीश रावत जी डिसीजन मेकर नहीं है, वो प्रभारी हैं। वो सबके डिसीजन और बातों को सुन करके AICC से बात करके एक निर्णय लेवाते हैं। वो एक लिंक है, कड़ी है। हम हरीश रावत को डिसीजन मेकर ना माने। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां पे ऊपर से डंडा आता है और लोग सीधा चलने लगते हैं। या आम आदमी पार्टी नहीं है जो सिर्फ दिल्ली के अंदर खेलती है। ये एक बहुत बड़ी पार्टी है जो इस समय कम राज्यों जी, मेरे अभी काउंटर सवाल है आपसे। आपने उदाहरण देना चाहा कि गुजरात का देखते हैं, जब असम का देखते हैं, कर्नाटक का देखते हैं, पर देखते क्या है? विजय रूपाणी के संदर्भ में विजय रूपाणी सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और सीधे तौर पर बोलते हैं कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, पार्टी तय करती है, नई भूमिका तय करेगी, जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाऊंगा।
यही काम येदियुरप्पा भी करते हैं, यही काम सर्बानंद सोनोवाल भी करते हैं। लेकिन कैप्टन अमरिंदर क्या करते हैं? कैप्टन अमरिंदर पहले ट्वीट करते हैं, यह बैठक ही अवैध है, मैंने बैठक बुलाई नहीं, मेरा अपमान किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर अगर इसके बाद में समीक्षाएं हो रही हैं, रामू वालिया जी या हमारे साथ संजीव शर्मा जी सवाल उठा रहे हैं, पूरे देश में इसको लेके कांग्रेस की फजीयत होती हुई दिखाई दे रही है, तो सवाल गैर जरूरी तो नहीं हो जाता? एक। दूसरा, आपने कहा हरीश रावत कड़ी है, फैसला लेने वाली है, तो सार्वजनिक बयान क्यों दे रहे हैं? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ दो ट्वीट करके क्यों बैठे हैं, जिसके अंतर्गत वो बोल रहे हैं कि क्या मजाक है ये, नवजोत सिंह सिद्धू के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये चरणजीत सिंह चन्नी की हैसियत कम करने की बात है। ये स्वयं सुनील जाखड़ का बयान है। क्या निशांत वर्मा जैसा निष्पक्ष राजनीतिक विश्लेषक इन बातों को खारिज कर देगा? क्या इन बातों की कोई मायने नहीं है? कि या इन बातों की कोई अहमियत नहीं है? क्या ये फजीयत आपको दिखाई नहीं देती है? और आखिरी बात आपसे और पूछना चाहूंगा कि कैसा हाईकमान है जिसके अंदर अंबिका सोनी जैसा अनुभवी राजनीतिज्ञ सार्वजनिक तौर पर कह रहा है कि मुझे ऑफर हुआ है, मैंने अस्वीकार कर दिया। क्या कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस के अंदर इतना भी संवाद नहीं कि अंबिका सोनी से पहले बात करके फिर उनके नाम के संदर्भ में तय करते? इसके बाद में जो पूरा सिलसिला चला है, स्वयं राठौड़ जी बोल रहे हैं सुनील जाखड़ के नाम पर सहमति नहीं बनी, सुखजिंदर सिंह रंधावा के संदर्भ में नवजोत सिद्धू का ऐतराज सार्वजनिक हुआ, चरणजीत चन्नी चौथे या पांचवें विकल्प के तौर पर दिखे। क्या एक आला कमान का इकबाल, क्या एक कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व वो गरिमा, वो क्षमता को जाहिर कर पाया जो एक देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी से अपेक्षित थी? 3 सवाल आपसे। बहुत अच्छे 3 सवाल है और इस मौका देने के लिए आपका धन्यवाद कि आज आपके माध्यम से लोगों तक एक बात पहुंचा सकता हूं। जी, लोकतांत्रिक व्यवस्था और डंडा व्यवस्था में जो फर्क होता है वो आपके सामने। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मैं कांग्रेस की उस आइडियोलॉजी को मानता हूं, जरूर मानता हूं, जहां पे जिसको जो ठीक लगता है वो वक्तव्य अपना रखता है। जी। हमें आदत हो गई है भारत को, यहां तक के पत्रकारों को, नेताओं को और आम जनता को और खास करके फेसबुकियाओं को, कि हम भारतीय जनता पार्टी की नजर से देखते हैं कि देखो उस पार्टी में सब सीधा चलता है क्योंकि डंडे का जोर होता है, इसलिए हमारा ये नया तरीका है। माफ कीजिएगा, टीएमसी का अलग है, शिवसेना का अलग है, आम आदमी का अलग है, कांग्रेस का अलग है। ये जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसी में आपको खुशी भी सुनाई देगी, दुख भी सुनाई देगा। हरीश रावत भी कहेंगे, अमरिंदर भी कहेंगे, हर कोई अपनी बात कहेगा, राहुल गांधी भी कहेंगे और यहां उनके प्रवक्ता भी कहेंगे। जो नहीं बोल पाते हैं वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता होते हैं, उनको दी जाती है एकदम से वो लाइन, इससे ज्यादा मत बोलो। उदाहरण के तौर पे अगर इसी लाइव प्रोग्राम में मैं रामू वालिया मैडम जो भारतीय जनता पार्टी की हैं इनसे कहूं कि आपकी जितनी मंत्रियां हैं, फीमेल औरतें, महिलाएं, और जितनी भी नेताएं हैं और इंक्लूडिंग आप, क्या आज की तारीख में पिछले 1 वर्ष में हुए जितने भी उत्तर प्रदेश इत्यादि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में बलात्कार जितने भयानक हो रहे हैं, इसके बारे में आप एक शब्द बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहां बैठे, दिल्ली में जिस हालत में सबिया और राबिया के साथ जो हालात हुए, क्या आप अपने मुंह से एक शब्द बोल पाए? नहीं बोल पाए। वो इसलिए क्योंकि आप लोग सिलेक्टिव राजनीति करते हैं, डंडे के जोर पे चलते हैं, जबकि कुछ पार्टियां अभी भी जीवित है इस देश में, चाहे वो एनसीपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जहां उनके मेंबर चाहे बड़े कद के हो, छोटे कद के हो, कोई पार्लियामेंट में बिल फाड़ देता है तो कोई अपना दुख प्रकट करता है पब्लिक के सामने। अगर ये लोकतंत्र नहीं है तो क्या बंगारू लक्ष्मण से सीखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है? तो ये निशांत वर्मा जी का कहना है कि ये तो कांग्रेस पार्टी का लोकतांत्रिक स्वरूप है जो सार्वजनिक हो रहा है। कहां डंडे के जोर के संदर्भ में राजनीति के प्रति आग्रह दिखा रहे हैं हम सब लोग। तो वापस अमनजोत कौर रामू वालिया जी के पास आता हूं और पंजाब की बदली हुई परिस्थितियों में चरणजीत सिंह चन्नी का आना कांग्रेस के लिए कितना मुफीद बन जाएगा, ये मेरी जानने में दिलचस्पी रामू वालिया जी। और दिलचस्पी इसलिए है कि कांग्रेस पार्टी का ही तमाम नेता इस बात को लेकर शिकायत करते रहे हैं कि हमारे ये 18 सूत्री कार्यक्रम थे जिनका पालन 4.5 साल में नहीं हुआ। क्या अब आपको लगता है कि इस परिवर्तन ने विपक्ष की राह मुश्किल कर दी है? कांग्रेस ने यह फैसला लेकर वाकई चुनाव को कठिन बना दिया है? सर, आई थिंक आई कैन हियर यू। मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं। क्या यह परिवर्तन जो किया है कांग्रेस पार्टी ने, क्या इसके चलते अब कांग्रेस पार्टी की चुनाव में संभावनाएं बेहतर बनेंगी?
क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये आवाजें थी कि 4.5 साल में हमने उन वायदों को पूरा नहीं किया जो वायदे हमने प्रदेश की जनता से किए हुए थे। देखिए, मैंने आपका क्वेश्चन अच्छे से सुना नहीं जी, क्योंकि इंट्रोडक्शन है, पर जितना सुना है मेरे ख्याल इसका जवाब ये है कि जो चन्नी जी के आने से एक तो इनके पास वक्त बहुत कम है, और दूसरा अभी तो मुख्यमंत्री को 3-4 महीने समझ ही नहीं आती कि मैं कर क्या रहा हूँ, और जब उनको समझ आएगी तब तक समय बीत जाएगा। और मेरा ख्याल है कि उनका जो ये सीएम का पत्ता खेलने में इनका कोई ज्यादा भला होने वाला नहीं, क्योंकि नवजोत सिद्धू जी तो खुद सीएम बनना चाहते थे, ऊपर से 2-3 लोग अपने दूसरे साथ में थे, और इन लोगों के तो पहले ही चेहरे उड़े हुए थे कि इनके चेहरे उड़े हुए थे कि हम पीछे रह गए। हेलो, आप सुन रहे हैं? जी जी अमन जी। हाँ, उनके चेहरे उड़े हुए थे कि देखो जी हम रह गए, और पीछे बैठे चन्नी जी अपने घर से वो बन गए हैं। ये किस्मत की बात थी, और ये कोई पंजाब के लोगों का और पंजाबियों का भला करने की नीति से नहीं बनाए, ये सिर्फ अपने आप को सत्ता में लेके आने के लिए चन्नी जी को यूज किया गया है, और उसके बाद नवजोत सिद्धू जी अपनी ताली ठोकेंगे, और देखो फिर चुनाव में लोग क्या कहते हैं। और दम निकलने की बात थी, और मैं भी एक टिप्पणी कर दूं जाते जाते कि दम कांग्रेस का पूरा निकल गया। जो हमारे यहाँ ड्रामा चला 1-2 हफ्ते में, और खास करके 24 घंटे में, वो अनबिलीवेबल था कि हेलो जी, हाँ, और आज इंटरप्ट जी, तो इसमें इनका जो भला होने वाला मुझे दिखाई नहीं देता। पंजाब के लोग इतने भी दूर पर नहीं है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे लोग सब जानते हैं फैक्ट को। आज उनको सबको पता है, गांव से मैंने भी पूछा अपने जरिए से, लोग सब कहते हैं कि ये इन्होंने राजनीति की है, और पंजाब के बहुत सारे और भी मुद्दे हैं, बिजली ना आना और कई मुद्दे हैं, लोग धरने दे रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा इतनी जल्दी? तो कुल मिलाकर रामू वालिया मैडम का कहना है कि कांग्रेस का दम तो पूरी तरीके से निकल गया है, अब कुछ बचा नहीं है। चन्नी जी के पास में भी ज्यादा समय रहा नहीं कि वो कुछ कमाल कर देंगे। कुल मिलाकर जनता के स्तर पर सरकार खारिज है, और कांग्रेस पार्टी ने अपनी साख खत्म कर ली है। उदय सिंह राठौड़ जी मेरे साथ में है, उनसे ही समझने की कोशिश करता हूं। राठौड़ साहब, भाजपा की बात छोड़ दीजिए, आम आदमी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, और यहां तक कि आप निशांत वर्मा जी की बातों को भी अहमियत मत दीजिए, पर अपने नेताओं की तो सुनेंगे, अपने नेताओं के कहे हुए को तो मानेंगे, और उसके अनुसार जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपकी पार्टी के 40 से ज्यादा विधायक इस बात को चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि 4.5 साल में जनता से किए गए वादों को हमने पूरा नहीं किया। एक वादा खिलाफत वाली सरकार 4.5 साल तक चला लेने के बाद क्यों आप उम्मीद कर रहे हैं कि यह प्रदेश की जनता आप पे फिर भरोसा करे, और क्यों करना चाहिए? यह सवाल है। केवल इसलिए कि जो 4.5 साल तक एक विफल सरकार चलाने के लिए जिम्मेदार आपकी पार्टी के द्वारा बताया जा रहा है, आपने उसे बदल दिया 4 महीने पहले चुनाव के, इसलिए भरोसा कर ले। देखिए हिमांशु जी, आपने कहा कि आम आदमी पार्टी की बात छोड़ दीजिए, भारतीय जनता की पार्टी बात छोड़ दीजिए। देखिए, अगर डिबेट में हम लोग बैठे हैं, अगर वो बात कह रहे हैं तो उसका जवाब तो मुझे देना पड़ेगा जी। वो बात छोड़ी नहीं जा सकती जी। मैडम रामू वालिया ने बोला कि ये प्योरली राजनीति कर रहे हैं जी। तो क्या जब भारतीय जनता पार्टी ने दलित मुख्यमंत्री डिक्लेयर किया, बात कही, या आम आदमी पार्टी ने सिख चेहरे की बात की, तो क्या वो राजनीति नहीं? देखिए, अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो वो पॉलिटिकल व्यू तो लेगी, पॉलिटिकल मुद्दा भी रखेगी। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा वर्मा जी का कि उन्होंने बेबाकी से अपने विचार रखे, बेबाकी से उन्होंने बात की, सभी पार्टियों के बारे में बात की। अगर कांग्रेस के अंदर भी कोई कमी है तो बात करेंगे। और मैं कम से कम आपके साथ ही 3-4 डिबेट में अब से पहले कह चुका हूं कि कम से कम लोग ये मानते हैं कि कांग्रेस के अंदर अभी लोकतंत्र जिंदा है जी।
जो जहां तक वादों की आप बात कर रहे हैं, मैं आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूँ जी। जो दूसरा प्रश्न है उसमें ये बिल्कुल हम लोग नहीं कह सकते कि हम लोगों ने अपने वादे नहीं पूरे किए जी। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह बिल्कुल ही अपने वादे पूरे नहीं किए जी। कि कोशिश उन्होंने भी की है जो वादे पूरे कर सकते थे, चाहे वो किसान वेवियर की बात थी या उसके बाद बच्चों के मोबाइल फोन की बात थी या कुछ और वादे थे, वो वादे उन्होंने पूरे किए हैं। ये मैं नहीं कहता कि पूरे वादे हर तरह से हम लोगों ने पूरे कर दे। कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 मुद्दे इलेक्शन में मोदी जी ने बोले थे क्या पूरे कर दिए? क्या दिल्ली के अंदर केजरीवाल साहब ने अपने जो पूरे वादे किए थे, सबसे बड़ी समस्या जो रेगुलाइज करने की कॉलोनीज को, वो पूरा कर दिए? और एजुकेशन मॉडल को, ये शिक्षा के मॉडल को, इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल को बहुत बढ़ा चढ़ाकर आम आदमी पेश करती है, तो क्या वो आज लोग वहां पे दिल्ली में उस चीज को मान रहे हैं? मैं मानता हूँ सरकार के अंदर खामियां थी और खामियों की वजह से ही आज जो ये बदलाव हुआ है ये करना पड़ा, ये मजबूरी में। चाहे विधायक हो, देखिए जो विधायक होता है, जो मंत्री होता है, वो नुमाइंदा होता है पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, अपने हल्के का। तो उनके जो वादों के ऊपर अगर कुछ वादे रह गए हैं, समय है, हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो मैडम ने बात की कि लोग सब समझदार हैं, पंजाब के लोग पढ़े लिखे हैं, तो मैडम बिल्कुल सही बात है। जोशी जी थे आपकी पार्टी के, उन्होंने किसानों के बारे में बात की, क्या उन्हें बोलने का हक दिया गया? क्या मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, क्या किसान आज गलत बात कर रहे हैं? उनकी जो मांगे हैं वो क्या गलत है? तो मेरा कहने का मतलब भाव यही है कि बिल्कुल मैं मानता हूँ कि कमियां रही हैं और कमियों की वजह से ही ये चीज आज बदलाव करना हुआ जी। तो कोशिश करेंगे, 6 महीने का समय है, अगर इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कुछ भी किया जा सकता है। तो हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे, जो हम लोगों ने वादे किए थे उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर थोड़ा स्पष्ट बात करते हैं, क्या है आपने कहा कुछ वादे पूरे किए, कुछ नहीं किए। मैं उन वादों पे बात करता हूं जिसके कारण से आपको मौका मिला था। आपने वादा किया था पंजाब को नशा मुक्त कर देने का, क्या वादा हुआ पूरा? सवाल है। आपने वादा किया था गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के संदर्भ में जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने का, क्या सरकार चलाई आपने? कि आपके एसआईटी की रिपोर्ट हाईकोर्ट में खारिज हो गई, आपके विधायक मंत्री चिल्ला रहे हैं कि आपका एजी ढंग से पैरवी नहीं किया। इस विफलता के लिए क्या आप भाजपा या आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराएंगे? ये आपसे सवाल। बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट पे देने के संदर्भ में वायदा था, क्या आप दे पाए? तो ये वो सवाल हैं जिनके आधार पर कांग्रेस के प्रति भरोसा जताया था प्रदेश की जनता ने। क्या इस मुद्दे को ऐसे ही छोड़ देंगे या इस मुद्दे पर भी कुछ राठौड़ साहब स्पष्ट तौर पर कहेंगे? मेरा जो आशय था आपसे कि आम आदमी पार्टी की बात छोड़िए, भाजपा की बात छोड़िए, निशांत वर्मा जी की बात छोड़िए, कि आप कहते थे ये विपक्षी है, इनको तो आरोप लगाने ही है, पर जो आपकी पार्टी के नेता हैं, आपके अपने लोग हैं, आपके हित चिंतक हैं, आपका ही भला सोचने वाले लोग हैं, उनकी शिकायत है, उनके शिकवे हैं, उनके सवाल हैं, उनकी नाराजगी है, तो उस पर कुछ तो कहेंगे राठौर साहब? देखिए, जहां तक नशों की बात है, नशे के मुद्दे पे मुझे लगता है कि जो पिछले समय के अंदर सबसे ज्यादा जो केसेस, मुकदमे दर्ज हुए और कोशिश की गई हर जगह पे ग्राम स्तर पर कमेटियां बनाकर कोशिश की गई उस चीज को काबू करने की। और दूसरी बात, बिजली का मुद्दा जहां तक है, देखिए वो जो फैसले थे, जब सरकार में कोई भी आदमी बैठता है, कोई भी मुख्यमंत्री बनता है, तो उसके लिए हर चीज को दोबारा रिवाइज करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। बिल्कुल जनता की उम्मीदें हमारे साथ थी, और अगर इन मुद्दों पर विफलता हुई है और इन मुद्दों के ऊपर पार्टी के अंदर से आवाज उठी है, तो मैं भी प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते आज मैं बैठकर टीवी में कबूल कर रहा हूं। और ये मैं सोचता हूं कि पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, मुझे पीछे से फीडबैक नहीं दिया जाता कि आप यही बोलेंगे। तो मैं मानता हूं ये विफलता थी, और इस विफलता का जो आज बदलाव हुआ, इस विफलता की वजह से हुआ। और त्रासदी सबसे बड़ी ये रही कि पिछले 1.5-2 साल में जो कोरोना की महामारी की, वो प्रदेश की सरकार नहीं, केंद्र की सरकार नहीं, पूरे प्रदेशों के अंदर जो कार्य थे वो प्रभावित हुए हैं, और उस वजह से काफी लेट हुआ है। और आज भी ये मुद्दा जो बदलाव का हुआ, तो मैं समझता हूं कि हम कोशिश करेंगे। 5 महीने 6 महीने का समय भी, आप ही लोग कहते हैं कि अगर काम करने की इच्छा हो तो 1 महीने में भी सब कुछ किया जा सकता है। तो मैं मानता हूं
कि आज जो ऐतिहासिक फैसला एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब में पहली बार बना है, और आम लोग, मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी विजय हुई है आज कि एक आम आदमी जो एक छोटी सी खरड़ म्युनिसिपल काउंसिलर उठ के आज मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे हैं। तो एक आम आदमी की सुनवाई की जो मुझे उम्मीद है कि इस समय में पार्टी करेगी, और जो हमारे मुख्यमंत्री खरी बात कर रहे हैं, साफ बात कर रहे हैं, वो मान रहे हैं कि हाँ कुछ विफलता है तो है, वो सार्वजनिक रूप से स्वीकार रहे हैं। एक बड़ी पते की बात कर रहे हैं। अगर काम करने का इरादा हो तो 1 महीने में भी काम हो सकता है। अभी तो हमारे पास फिर भी 4-5 महीने हैं, तो 4-5 महीने का वक्त अभी भी हमारी सरकार के पास है, ये उदय सिंह जी का कहना है। तो उदय सिंह जी का ये कहना, ये स्वीकारोक्ति और आने वाले समय के लिए ये कथन डॉक्टर संजीव शर्मा आपको कितना डरा दे रहा है कि भाई जिन मुद्दों पर आप बात करते थे, जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना चाहते थे, जिन मुद्दों के आधार पर जनता का समर्थन हासिल करना चाहते थे, राठौड़ जी बता रहे हैं अब सारे मुद्दे हम ठीक कर लेंगे, जो वादे किए थे निपटा देंगे। तो अब आप क्या करेंगे संजीव शर्मा जी? देखो अगर पंजाब के लोगों का इस बदलाव से फायदा होता है तो आम आदमी पंजाब जो है वो तो चाहती है कि पंजाबियों का वेलफेयर हो। अगर हम किसी भी मुद्दे की आवाज उठाते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम सोई हुई सरकार की आंखें खोलें। अब जो पहले आप ये बोल रहे थे कि भी काफी सारे इन्होंने वायदे पूरे कर लिए, तो कैप्टन साहब आज से 2 महीने पहले कहते थे कि मैंने 85% अपने वादे पूरे कर दिए, 1 महीना बाद वो 90% हो गए। तो हमारी पार्टी कहती थी कैप्टन साहब अब अगर आपने झूठ ही बोला तो 100% कह दो, इसमें क्या बात है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे एक एम्प्लॉयमेंट कार्ड दिए गए थे, गांव गांव में लोग वो अभी भी लेके घूम रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट के नाम पे प्राइवेट फर्म से जॉब मेले करवाने से सरकार की जो जिम्मेवारियां खत्म नहीं हो जाती। एमएलएज जो है, एमएलएज कहते थे कि आवर सीएम इज इनएसेसिबल। काउंसलर्स हैं वो अभी बोल रहे हैं कि भी हमारी ब्यूरोक्रेसी में कोई सुनवाई नहीं हो रही, अभी भी धड़ल्ले से नशा बिक रहा है, और नशा ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल नेक्सस की वजह से बिक रहा है। ये आप सुर्खियों में जितनी भी अखबार है जनता संजीव शर्मा जी, मैं बीच में रोकता हूं आपको। ये तो राठौड़ जी ने बोल ही दिया ना कि हाँ ये सब ठीक नहीं कर पाए, पर अब ठीक कर देंगे, 1 महीना लगेगा सब कुछ ठीक करने में। मेरा सवाल तो आपसे इसी बात को लेकर है। सबको समझ में आ गया है, कांग्रेस का हर विधायक, हर मंत्री, हर नेता, हर संतरी मान रहा है कि हमसे गड़बड़ हो गई है, लेकिन अब ठीक कर देंगे। अगर ये ठीक कर देंगे तो आपके पास करने के लिए क्या रहेगा, ये मेरा सवाल है। इनके ठीक करने पे आपका कितना भरोसा है, या आपका मानना है ये कुछ ना करेंगे, केवल अपने घर भरेंगे और आपके लिए मौका छोड़ेंगे चुनाव के लिए? देखो 4.5 साल में जो चीज नहीं पॉसिबल हुई, बिकॉज चन्नी साहब भी मंत्री थे, इसमें से आधी मंत्रियों की टीम वही आने वाली है, ठीक है। और अगर तो कर देते हैं तो इट्स गुड लक फॉर पीपल ऑफ पंजाब के लोगों के लिए ये अच्छी बात होगी। और ये जो बदलाव का नतीजा है ये ऑपोजिशन पे ही है कि ऑपोजिशन बार बार इनके ऊपर किंतु परंतु टीका टिप्पणी करती थी कि इनकी नाकामियों को हाईलाइट करती थी, और बाद में तो इनकी लोकल अपनी खुद पार्टी ने कहना शुरू कर दिया कि भाई हमें कैप्टन साहब की देखरेख में 2022 की इलेक्शन नहीं लड़नी, क्योंकि कैप्टन साहब ने पिछली बार जो प्रॉमिस किया था कि दिस इज माय लास्ट इलेक्शन। सो ये जो एग्जिट मेरे को लगता है इतना अच्छा एग्जिट उनके लिए नहीं है। हाँ, अगर बोलते कि ये मेरा लास्ट 5 इयर्स का टर्नओवर है तो ये एग्जिट उनका बहुत मतलब ग्रेसफुल होता। तो मौका चूक गए कैप्टन अमरिंदर अपना एक सम्मानजनक विदाई लेने का, ऐसा डॉक्टर संजीव शर्मा का कहना है। निशांत वर्मा जी, इस बात से तो इत्तेफाक रखते हैं आप कि कैप्टन अमरिंदर ने अपनी वरिष्ठता, अपने अनुभव, अपने पद के सम्मानजनक विदाई का रास्ता खुद ही बंद कर दिया, अपना लहजा तल्ख रखकर। उनके पास मौका था सम्मानजनक विदाई का, वो मौका छोड़ गए। डॉक्टर साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत बार विदाइयां इधर से उधर हुई। पहले फौज में थे, फिर कांग्रेस में रहे, फिर अकाली दल में रहे, फिर अकाली दल पंथक में रहे, फिर कांग्रेस में रहे, लेकिन राजनीति अभी भी उनकी खत्म नहीं हुई है और ना ही वो कांग्रेस से कहीं विदा हुए। जी, लेकिन हाँ, ये तीनों पैनलिस्ट जो हमारे अलग अलग राजनीतिक दल से बैठे हैं,
सब लोग वादों की बात कर रहे थे, उससे गीत की लाइन याद आती है कि कसमें वादे प्यार वफा बातें हैं बातों का जी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सब पे लागू होती है। लेकिन हाँ, कांग्रेस के यहाँ पे कहा कि कुछ समय और बाकी है और उसका समझ ये निकाला गया कि अभी तक 8.5 वर्ष में कोई काम नहीं हुआ, तो ये कोई मोदी सरकार नहीं है कि जो लास्ट में पुलवामा हो जाएगा और इलेक्शन जीतेंगे। काफी काम हुआ है, कुछ काम बाकी है, शायद उसको टारगेट करेंगे जी। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पे ये याद रखना चाहिए कि आपके लिए तो पंजाब में कोई जमीन है नहीं, और आप अगर कोशिश करते भी तो शायद अकाली दल को अपने पास रख पाते। तब अकाली दल, पंजाब का किसान, पंजाब पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी से किन कारणों से दूर हो चुका आप जानते हैं। जी। रही बात डॉक्टर शर्मा की, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता है सर, आपको देख करके तो, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूं, मुझे वो डूबा डूबा सा रहता है दिल्ली में तेरी, ये गाना याद आता है। क्योंकि वादों की बात आप कर रहे हैं, दिल्ली के वादे बताऊं तो पूरी दिल्ली डूबी रहती है। आप बिजली देखते हैं तो केंद्र की वजह से आती है। पीने के पानी के क्या हाल हो रहा है कि आप प्राइवेट टैंकर वालों को और प्राइवेटों को अब आप पानी की सुविधाएं देंगे। ये धरना वाली पार्टी हुआ करती थी, अच्छे काम करने के लिए आई थी। बिजली का क्या हाल है, कितनी खर्च जाती है, कितना टैक्स जाता है। तो आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली चला ले, दारू की बिक्री बढ़ा रहा है, ये सब पहले देख ले, बाद में पंजाब की तरफ रुख करे जहां पे अब सिर्फ 1.25% आपका वोट शेयर। और वैसे भी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता तो हारे हारे दिख रहे थे, बिकॉज ही वॉज कॉन्जुलेटिंग कि अच्छा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी, दोनों की जमीन नहीं है। पैनल पे अगर मैं डॉक्टर साहब किसी को मिस कर रहा हूं तो अकाली दल को मिस कर रहा हूं जी। उसका रीजन ये है कि 57% के आसपास जो जट सिख वोट है पंजाब का, वो लगभग किसानों की बदौलत और बाकी कारणों की बदौलत अब कांग्रेस के पास जा रहा है। कैप्टन अमरिंदर हो, नवजोत सिंह सिद्धू हो, कुलजीत सिंह नागरा हो या कोई भी, 30% तक का जो दलित SC ST OBC वोट जो आप गिना जाता है, जिसको हम मजहबी सिख कहते हैं, वो जो है वो अब चन्नी की बदौलत कहां जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और पवन गोयल अभी भी भले ही मंत्री नहीं है फिलहाल तक, लेकिन जो वो खत्री पंजाबी वगैरह का वोट, हिंदू वोट लेने की काबिलियत रखते हैं, हमें दिख रहा है सुपड़ा साफ बाकी सारी पार्टियों का 117 में से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जिन हालातों में हम देख रहे हैं, ये मैं अनुमान इस समय बहुत जल्द लगाने की कोशिश में हूं, लेकिन 80 से 100 सीटें कांग्रेस ला सकती है और बाकी सब गायब हो सकती है। निशान जी, मेरा एक सवाल है, आप जिस जट सिख के 57% की बात कर रहे हैं, देशभक्ति के संदर्भ में, देश के प्रति समर्पण के संदर्भ में लोग उनकी मिसालें देते हैं। कैप्टन अमरिंदर, कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता, अभी भी कांग्रेस में है, 3 बार के मुख्यमंत्री, वो बता रहे हैं कि देखो ये जो पंजाब कांग्रेस का मुखिया है ना, इसकी देशभक्ति संदिग्ध है, ये इमरान खान का दोस्त है, पाकिस्तान का सेना प्रमुख कमल बाजवा से इसकी दोस्ती है, ये अगर मुख्यमंत्री बना देश की सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। क्या आपको नहीं लगता है कि इस प्रकार के बयान, इस प्रकार की सार्वजनिक अभिव्यक्ति कुल मिला के कांग्रेस को, खेत को खुद बाढ़ खा रही है, वैसे हालात बनाए हुए हैं? आपको इतने गाने याद आ रहे हैं, थोड़ा इस पर भी तो कोई गाना वाना हमारे साथ साझा कीजिए, ये हो क्या रहा है? इसमें गाना नहीं, इस पे एक मैं बात आप लोगों को याद दिलाता हूं, और इस बात पे मैं रामू वालिया मैडम का धन्यवाद करूंगा भारतीय जनता पार्टी का, कि आपके दिए हुए भारत के प्रधानमंत्री जब 2017 के पंजाब असेंबली इलेक्शन की रैलियों में पंजाब में थे श्री नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने कहा था कांग्रेस आएगी, बगल में पाकिस्तान है, पंजाब का क्या होगा। उन्होंने जो मामला वहां पे खड़ा किया था वो मैं आज दिलाना चाहता हूं लोगों को याद, कि नरेंद्र मोदी जी के ऐसे वक्तव्य के बावजूद ना तो भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाई, और अकाली दल और आम आदमी पार्टी किस हालात में रहेगा और कांग्रेस की वहां सरकार बनी। तो आज फिर दोबारा ये मुद्दा उठाने का कि भाई फलाने की पहचान पाकिस्तान में है, तो फिर भाई बिरयानी। निशान जी, माफी के साथ रोक रहा हूं, इस बार ये बयान कोई रामू वालिया मैडम ने नहीं या भाजपा के किसी प्रवक्ता के द्वारा जताई गई आशंका नहीं है। जो उस बयान के बावजूद पंजाब में कांग्रेस का नेतृत्व 2017 में कर रहे थे, नाम उनका कैप्टन अमरिंदर सिंह है, उनकी आशंका, उनका संशय, उनके दिमाग की उलझन का सार्वजनिक प्रकटीकरण है। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं ये ठीक नहीं है, इस पर कुछ कहिए ना, भाजपा का बयान थोड़ी है। कांग्रेस के सबसे सम्मानित वरिष्ठतम नेता पंजाब के इस बात को लेकर चिंतित हैं, परेशान हैं, व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया तो देश का क्या होगा। हमारे जवान कश्मीर में मर रहे हैं और सिद्धू बन जाएगा, कैसे होगा? ठीक है, आपने
सबसे पहले तो धन्यवाद कि कैप्टन अमरिंदर का कद इतना बड़ा कर दिया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी का कद कि उनके बयानात भी अब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि कैप्टन अमरिंदर के शब्द इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन क्या उसका ये मतलब है कि वो अगर सिद्धू से इतने नाराज होते, वो अगर कांग्रेस से इतने नाराज होते, तो वो राजभवन से बाहर निकल के ये ना कहते कि मैंने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, वो कहते मैंने सीएम पद और कांग्रेस से दी। पर ऐसा नहीं। आप भी जानते हैं कि गुलाम नबी आजाद से लेके कपिल सिब्बल तक बड़े बड़े नेताओं ने कैसे बयान दिए कांग्रेस के, लेकिन क्या हुआ, आज भी कांग्रेस में है। तो ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र है, यहां पे आप अपनी आवाज कितनी भी ऊंची और कितनी भी तल्ख शब्दों में आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं उधर से राठौड़ जी से पूछ लेता हूं, ये बार बार ये लोकतांत्रिक है, ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी, ये दलीलें दी जा रही है। राठौड़ साहब, कैसी डेमोक्रेसी है जिसमें आपका प्रदेश का प्रधान की देशभक्ति पर आपकी पार्टी का पूर्व मुख्यमंत्री सार्वजनिक तौर पर सवाल उठा देता है? क्या इसे लोकतंत्र माना जाए या कुल मिला के अराजकता माना जाए? और अगर यही लोकतंत्र है तो वह अराजकता के मायने क्या है, ये आपसे समझने की जरूरत है। राठौड़ साहब जी। राठौड़ जी के लिए उलझन है इसका जवाब देने की। निशान जी इच्छुक हैं, सुन लेते हैं निशान जी की बात। देखिए, आप इसको अराजकता से नहीं कंपेयर कर सकते। अराजकता अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ये अपनी बात रखने का तरीका है और ये कुछ ही पार्टियों में बाकी रह गया है। बाकी जगह तो मुंह बंद हाथ बंधे हुए हैं, वहां पे बोल नहीं सकते। इसलिए आज जैसा मैंने फिर कह रहा हूं मैं दोबारा कि ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के चलाए हुए तरीकों को आप देश का तरीका मत मानिए। कल को सरकारें बदलेगी तो ये सिस्टम वापस नहीं आएंगे। विनम्रता पूर्वक आखिरी सवाल इस पूरे कार्यक्रम का, एक पार्टी का बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री रहा है कुछ मिनट पहले तक, अपनी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष की देश के प्रति निष्ठा को संदिग्ध बता देता है, क्या यह अपने आप में अनुशासनहीनता का कारण नहीं बनता है? आप इस बात में गर्वित रहेंगे कि उन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी, या कांग्रेस हाईकमान का दम निकल गया अपने प्रदेशाध्यक्ष पर इतने संगीन किस्म के आरोप लगाने वाले नेता को पार्टी से बाहर करने के संदर्भ में ये कहेंगे? सीधा सवाल, सीधा जवाब। जिस दिन सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को नरेंद्र मोदी पे रोज बड़े बड़े आरोप लगाने के बदले में निकाल दिया जाएगा, मैं इस सवाल का जवाब। राठौड़ साहब इस प्रश्न का उत्तर देने के इच्छुक है, तो राठौड़ साहब आपसे पूछ लेता हूं कि कैप्टन अमरिंदर आपके प्रदेशाध्यक्ष सम्मान्य नवजोत सिंह सिद्धू की देश के प्रति निष्ठा को संदिग्ध करार देते हैं, क्या इसे आप लोकतंत्र का बड़प्पन, लोकतंत्र की मजबूती देखते हैं, या अपने हाईकमान का कुल मिलाकर इकबाल का धराशायी हो जाना, जिसमें प्रदेशाध्यक्ष की इस तरीके से सार्वजनिक फजीयत हो रही है? क्या कहेंगे? देखिए निशान जी, ये बात मैं फोन कर रहा था, बार बार सिग्नल नहीं आ रहा जी। मैं खुद इच्छुक था इस बात का आंसर देने के लिए। देखिए, ये आज नवजोत सिंह सिद्धू की देशभक्ति के ऊपर सवाल उठ रहे हैं जो एक जो मुख्यमंत्री के हमारे उन्होंने उठाए जी। ये वही नवजोत सिंह सिद्धू है जिनकी वजह से सिखों की सबसे बड़ी आस्था, सबसे बड़ा जो काम था पाकिस्तान के लिए, करतारपुर का जो रास्ता था वो दर्शनों के लिए खुला। तो आज मैं समझता हूँ कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ये टाइमिंग है जी, ये आज क्यों है जी। ये आज क्यों है, आपसे पहले क्यों नहीं जी? तो मेरी तो विनम्र निवेदन है, वो हमारे बहुत कद्दावर नेता है, आज भी पार्टी में है, जैसा निशान जी ने कहा कि ये समय, इस समय ये ध्यान देने का समय नहीं है, इन बातों का समय नहीं है कि उंगलियां मोदी जी पर भी उठेंगी, उंगलियां अगर कहें तो जो मुख्यमंत्री थे हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन पर भी उठ सकती है। तो देशभक्ति का जहां तक मुद्दा है, देखो नवजोत सिंह सिद्धू बीजेपी में रहे जी, कांग्रेस में आए जी, कांग्रेस में आने के बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बने जी। तो मैं समझता हूं कि ये विनम्र निवेदन है हमारा कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब से
कि आज वो इन बातों को मत करें, क्योंकि ये मैं समझता हूं कि बेनतीजा बातें हैं सर। ये बेनतीजा बातें हैं, ये कहना होता है राठौर का। लेकिन मेरे कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। निशान जी माफी चाहूंगा, आप हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर कार्यक्रम की पूरी चर्चा बता रही है कि तमाम लोगों का दम निकला हुआ है और दम निकालने का सिलसिला जारी है। कैप्टन अमरिंदर का बयान अपने आप में बता रहा है कि वो अभी भी दम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और कैप्टन अमरिंदर पर कोई कार्रवाई न करके दिख रहा है कि हाईकमान का दम निकला हुआ है इतना ही सब कुछ करने में। भाजपा और आपके संदर्भ में विचार का विषय है। कैप्टन अमरिंदर के रूप में एक खलनायक मिला हुआ था, बदल गया है। चन्नी तात्कालिक नायक है, अभी बधाई दे रहे हैं। आलोचना के लिए नए सिरे से व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। नई व्यवस्थाएं करने में कितना दम निकलेगा देखना पड़ेगा। एक कुल मिला के पंजाब की सियासत पूरे देश में दिलचस्पी का विषय आने वाले समय में बनी रहेगी, इससे इंकार नहीं। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। हमारा आज का शेर पंजाब के हालातों को ध्यान में रखते हुए और वहां के तमाम किरदारों की शख्सियतों को ध्यान में रखते हुए कुछ इस रूप में व्यक्त होता है कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कि कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे कि वक्त के सांचे बदल गए। मखमूर सईदी ने यह शेर लिखा था। आने वाला चुनाव बताएगा कि पंजाब में ये फैसले में सांचे बदले गए हैं या सांचे बदल गए हैं। देखें आने वाला समय साबित क्या करता है। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। प्रणाम।